हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें हम आज के दिन पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 जो ट्रेड चल रहा था हमारा, आज उसका हम लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने कल तक डिस्कस किया था, अगर हम ज्योग्राफी ये चैप्टर की बात करें तो ट्रेड हमने देखा था, और ट्रेड के कौन सारे टाइप्स होते हैं वो हम सभी ने देख लिया बहुत अच्छी तरीके से कि क्या क्या तरीका होता है ट्रेड करने का। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लेके इंटरनल ट्रेड हो गया, एक्सटर्नल ट्रेड हो गया, ये सभी के टाइप्स हमने बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लेना, हर चीज अवेलेबल है हमारे प्ले लिस्ट में। हमने हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली, हर चैप्टर्स के अकॉर्डिंगली हमने प्ले लिस्ट बनाया हुआ है। और आपके साइंस और मैथ सब्जेक्ट पहले कंप्लीट है, सोशल स्टडीज भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस ज्योग्राफी का ये जो चैप्टर चल रहा है वो भी कंप्लीट हो जाएगा कुछ ही दिनों के अंदर, तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि आपके लिए 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, आपके लिए बहुत सारी मेहनत की जा रही है दोस्तों। आपको पता नहीं होगा, आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें मिलने वाली है, जैसे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको भी मिलने वाले हैं। जिस प्रकार आप देख रहे होंगे कि हम 10th के लिए रेगुलर बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहे हैं, क्योंकि अभी उनका बोर्ड एग्जाम है। आप लोगों को थोड़ा सा और टाइम है एग्जाम के लिए, लेकिन टेंशन मत लेना, ये सब सिलेबस जल्दी कंप्लीट होने वाला है 5-10 दिन के अंदर। और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा आप लोग को भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, फटाफट से मिलेंगे, वो भी क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। तो इसके लिए आपको एक चीज करना होगा कि अभी से आप हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करके रख लो। टेलीग्राम ग्रुप लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ज्वाइन करना बहुत सिंपल होता है, बस आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके एक छोटा सा अकाउंट अपना रहता है, नाम नंबर डाल के वो बनाना होता है। हमारा लिंक जो डिस्क्रिप्शन में उसको क्लिक करोगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे। JR ट्यूटोरियल्स ही नाम है, उस पर हम पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपडेट्स एंड कुछ ऐसी चीजें जो है वो आपको काम आएगी, वो आपके लिए डालते हैं। साथ ही में आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, कुछ डाउट क्लियर करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ठीक है, समझ में आ गया। चले टॉपिक के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, ट्रेड की अगर हम बात करें तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रेड का हम किस प्रकार बैलेंस कर सकते हैं, दैट इज द बैलेंसिंग ऑफ ट्रेड। ठीक है, ट्रेड को कैसे हम लोग बैलेंस करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक है। और ये टॉपिक बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि यार ये टॉपिक ना अगर जो समझ लेता है ना वो अच्छा व्यापारी बन सकता है। बिजनेस में कोई भी चीज होती है, जैसे हम कुछ चीज बेचते हैं, कुछ चीज खरीदते हैं, लेकिन अगर बिजनेस में कोई खरीदने वाला चीज कोई खरीद रहा है, बेचने वाला चीज अगर कोई बेच रहा है और ये फ्लो चलते आ रहा है तो ही वो बिजनेस होगा। नहीं तो नॉर्मल तौर पे क्या होगा कि हम सामान, कोई कंपनी है, समझ लो हम लोग एक कंपनी है, हम लोग एक सामान बना रहे, हम सामान बना रहे, लेकिन इसको कोई खरीदने वाला नहीं है, तो क्या वो ट्रेड होगा? नहीं होगा। कोई खरीदने वाला है लेकिन वो सामान बना ही नहीं रही है कंपनी, जैसे मुझे कुछ चीज की जरूरत है लेकिन वो कंपनी बना ही नहीं पा रही है, तो मैं खरीद नहीं पाऊंगा उस चीज को, तो वो ट्रेड होगा? नहीं। लेकिन दोनों जगह अगर बैलेंस हो, ठीक है, दोनों जगह अगर वो चीज कुछ बना रही है, जैसे पार्ले जी बिस्किट हम खाते हैं, अगर कोई बना रहा है तो हम उसको खरीद भी रहे हैं, तो वो क्या होता है, एक बैलेंस ट्रेड होता है। लेकिन यहां पे ट्रेड हम लोग कुछ और बात कर रहे हैं, यहां पे हम ट्रेड बात कर रहे हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट को लेके। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, एक डिफरेंस होता है, एक फॉर्मूला बेसिस और एक डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं कि द डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड द एक्सपोर्ट वैल्यूज ऑफ ए कंट्री, ठीक है ना। और ये स्पेसिफिक जो चीजें होती है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ए ट्रेड। क्योंकि क्या होता है, अगर मैं एक कंट्री हूं, समझ लो मैं भारत देश हूं, मैं इंडिया हूं, तो मेरे कंट्री में से कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो बाहर देश जाते होंगे, तो मैं अपनी कंट्री से बाहर देश बेच रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्सपोर्ट कर रहा हूं। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होंगे जो मैं बाकी देश से अपने देश में ला रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, इंपोर्ट कर रहा हूं। तो कितना बेच रहा हूं, कितना ले रहा हूं, कितना इंपोर्ट कर रहा हूं, कितना मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, ये दोनों का नंबर्स जो है वो डिसाइड करता है कि वो ट्रेड बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, और वही सब चीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और जब भी जो इंपोर्ट का वैल्यू होता है वो अगर एक्सपोर्ट के वैल्यू से ज्यादा होता है, तो मैं क्या बोलूंगा कि वो जो ट्रेड होगा वो एक अनबैलेंस्ड और अनफेवरेबल ट्रेड होगा। क्या रहेगा वो? अनबैलेंस और अनफेवरेबल ट्रेड। क्यों? लेट सपोज यहां पे हम लोग एक तराजू के माध्यम से चलते हैं। समझ लो कि हमारे पास एक तराजू है, ठीक है, तराजू बनाने की कोशिश करता हूं। ये आपका क्या है, वेट है, तराजू है। सीसॉ खेलते ना बचपन में, एक साइड में एक इंसान बैठता था, दूसरे साइड में एक इंसान बैठता था, सीसॉ। ये बीच में मैंने ऐसे लगा के रखा है, इधर पे एक इंसान को बिठाऊंगा, इधर पे एक इंसान को बिठाऊंगा, तो ये ऊपर नीचे होगा। आपको पता है ना, सीसॉ बचपन में खेलते थे, ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, सीसॉ। अब समझ लो कि मेरे पास यहां पे इंपोर्ट है, ठीक है, यहां पे नंबर ऑफ इंपोर्ट है, ठीक है, और यहां पे नंबर ऑफ एक्सपोर्ट है। अब यहां पे ये तराजू जो आपको दिख रहा है, ये जो सीसॉ आपको दिख रहा है, ये बैलेंस दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों एक ही लेवल पे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि समझ लो कि मेरा इंपोर्ट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इंपोर्ट थोड़ा सा ज्यादा हो गया और जो मेरा एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा, ये इंपोर्ट इधर है, ये एक्सपोर्ट इधर है, तो यहां पे क्या हो गया, इंपोर्ट का पलड़ा भारी हो गया, यानी इंपोर्ट नीचे आ गया और एक्सपोर्ट ऊपर चला गया। क्यों? क्योंकि यहां पे इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। और अगर ऐसा होता है कि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, यानी कुछ चीजें बाहर से मंगा रहे हैं ज्यादा और बेच कम रहे हैं बाहर देश को,
तो उसको मैं क्या बोलूंगा, अनफेवरेबल ट्रेड बोलूंगा। क्योंकि यार ये तो गलत गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन हमारे देश के लिए नुकसान वाली बात है ना। अगर हम कोई चीज हमारे देश में ज्यादा लाने की जरूरत पड़ रही है, हमको खरीदना पड़ रहा है वो चीज ज्यादा हमारे देश के लिए, तो यार कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हम कहीं पीछे हो रहे हैं। अगर हमें हर चीज बाहर देश से ही लानी पड़ रही है अपने देश में, तो कहीं ना कहीं हम पीछे है ना, और हमें अपनी चीज को बहुत कम बेच पा रहे हैं हम लोग बाहर, तो वो चीज गलत है। या फिर बहुत हम लोग पीछे होते जा रहे हैं दुनिया में, तो ये चीज गलत है। और वैसे ही तीसरा जो इंपॉर्टेंट डायग्राम रहेगा इसमें ये रहेगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि समझ लो कि आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, ठीक है ना। एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट कम है, तो यहां पे किसका पलड़ा भारी है, यहां पे एक्सपोर्ट का पलड़ा भारी है, ठीक है ना। तो यहां पे एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है, इंपोर्ट कम हो रहा है, तो ये केस में हम लोग बोल सकते हैं इट इज अ फेवरेबल कंडीशन, यानी कि हमारे देश में से माल ज्यादा बिक रहा है और हमको जो माल की जरूरत है बाहर देश से वो हम कम ला रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में पहले से ही बहुत सारी चीजें हैं। तो इस चीज का जो इस तरीके का जो ट्रेड होगा उसको फेवरेबल ट्रेड बोलेंगे, बैलेंस्ड ट्रेड बोलेंगे। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि फेवरेबल ट्रेड, अनफेवरेबल ट्रेड, बैलेंस ट्रेड, अनबैलेंस ट्रेड, ये क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये हमारा पहला टॉपिक था आज का, जो कि बहुत साधारण सा सिंपल सा टॉपिक है। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आप बिंदास ये डायग्राम्स खुद से ही बना के और उसको एक्सप्लेन खुद के लैंग्वेज में भी करोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। बस एग्जाम्पल देने आना चाहिए। करेक्ट है कि नहीं दोस्तों? सिंपल कमेंट करके बताना है कितना सिंपल लगा है आपको, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक। लेकिन एक और टॉपिक है दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो इसके बाद आएगा, वो है दोस्तों कि जब ट्रेड इंटरनेशनल लेवल पे होता है, जैसे हमने कल पढ़ा था एक्सटर्नल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड हमने पढ़ा था, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड करवाने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, तभी तो वो स्मूथली हो रहा है ना। जैसे हम सिंगापुर से कुछ सामान खरीद के ला रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं ना, सॉरी हाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, माफ कीजिएगा मैं कंफ्यूजन हो गया। तो इंपोर्ट कर रहे हैं और मैं अपने देश से कुछ चीज सिंगापुर भेज रहा हूं, मतलब मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो सिंगापुर से आ जा रहा है माल, तो कहीं ना कहीं सिंगापुर से मैंने कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया रहेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, उसको मेंटेन कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन होते हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बनाए गए हैं, तो वो क्या होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, ये मैं रफ कर रहा हूं, अगर आपको चाहिए तो सब स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। चलो मैं इसको रफ कर लेता हूं, अब ये बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। ध्यान से देख लेना दोस्तों, बहुत ही साधारण सा सिंपल सा टॉपिक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर ट्रेड, अब इसको थोड़ा समझो। ये जो ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे, इसके बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है। तो समझ लो सबसे पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मैं नाम यहां पे लेने जा रहा हूं, जो कि है दोस्तों दैट इज WTO। क्या है ये WTO? WTO का जो मतलब होता है दोस्तों वो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होगा 9/11, यानी कि 9/11 क्या है, दैट इज नथिंग बट एक डेट है, ठीक है। इस डेट को 9/11 को एक इंसिडेंट हुआ था बहुत डेंजरस वाला। क्या हुआ था इंसिडेंट? आपको पता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एक बहुत ही ऊंची इमारत थी, उसको एक प्लेन से क्रैश करवा दिया गया था और उसमें टेररिस्ट अटैक हुआ था, ये आप जानते होंगे, अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। आज सर्च मारना इंटरनेट पे जाके WTO वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कैसे गिरा, यूट्यूब पे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, बहुत मजेदार वीडियो, जाके देख लेना। किस प्रकार टेररिस्ट के ग्रुप ने एक प्लेन को हाईजैक करके उसमें RDX वगैरह बॉम्ब वगैरह डाल के किस प्रकार वो बिल्डिंग के ऊपर क्रैश किया था, कितने लोग मारे गए थे अमेरिकन, उसका बदला में ले लिया, अमेरिका वाले ने उसका बदला भी ले लिया है। उसके ऊपर अगर आपको स्टोरी बेस पे एक वीडियो चाहिए ना, मैं बना दूंगा, कोई बात नहीं है उसकी, ठीक है। चलो उसके बाद में करेंगे। लेकिन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो है स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। हेडक्वार्टर क्या है, HQ लिख रहा हूं, हेडक्वार्टर मतलब HQ, हेडक्वार्टर, ठीक है, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं। हेडक्वार्टर क्या है दोस्तों, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड हेडक्वार्टर है। इसका मेन फंक्शंस क्या है, WTO क्या करते हैं, मेन फंक्शन क्या है, ये क्या करते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं ऐसे इंटरनेशनल ट्रेड को कि समझ लो कि कुछ निगोशिएशंस करना है। जैसे हम लोग फ्रांस से राफेल जेट खरीद के लाए थे, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारा जो लड़ाकू विमान होता है ना, एयरफोर्स प्लेन, जो राफेल करके एक है नया, होगा आपको पता होगा, अभी हम लोग 3-4 साल पहले हम लोग ने इसको लेके आया, बहुत महंगा है, करोड़ों इसका डील है, लेकिन कुछ तो प्राइस कम करना। अरे यार, अरे अंकल 10 रुपया किलो है, 9 रुपये किलो दोगे क्या, ऐसा बोलते हो ना, मार्केट जाते हो तो बोलते हो कि नहीं? आप लोग नहीं बोलते, मम्मी लोग बोलती है, मैं भी जाता हूं तो मैं शर्मा जाता हूं, मैं बोलता नहीं हूं, ठीक है ना। कोई बोलेगा ना अंकल कांदा कैसे दिया, अरे 30 रुपये किलो, हाँ अंकल दे दो, ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो आप लोग क्या करते हैं नॉर्मली, मम्मी लोग हमारे क्या करते हैं, 30 रुपये किलो है ना, हाँ 20 रुपये किलो दोगे क्या, वो बोलेगा हाँ ठीक है बहन जी लेके जाइए, ऐसा बोलते हैं ना। तो बेसिकली निगोशिएशंस करने के लिए, ये मैं क्यों एक्सप्लेन किया आपको, निगोशिएशंस हर कोई करता है, कुछ भी प्राइस अगर बोला जाता है सामने से तो निगोशिएशंस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। तो WTO ये
निगोशिएशंस को भी हैंडल करता है, ठीक है। एंड साथ ही में कुछ भी ट्रेड रिलेटेड कुछ भी डिफरेंसेस आ रहे हैं तो उसको मैनेज करेगा। साथ ही में कुछ भी पॉलिसीज अगर बनानी है, एक मेंबर से दूसरे मेंबर्स के बीच में, ट्रेडिंग के बीच में कुछ पॉलिसीज बनानी है तो वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, WTO ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। और साथ ही में टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको ट्रेनिंग की जिम्मेदारी जो है वो WTO निभाता है, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो निभाता है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें से ना बहुत सारे मैं आपको बताऊंगा, अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कई सारे हैं, लेकिन उसमें से 2-4 ही इंपॉर्टेंट है। वैसे मैं सब एक्सप्लेन करूंगा आपको, लेकिन आपको ना ये जितने भी मैं बता रहा हूं ना इसको पढ़ के चले जाना है, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे कि इसका फंक्शन बताओ, WTO का फुल फॉर्म बताओ, WTO का फंक्शन बताओ। ऐसे कई सारे जो चीजें अभी पढ़ेंगे, ये सब टॉपिक को तो ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। क्लियर है? अगला बात करते हैं यहाँ पे, जो की है यूरोपियन यूनियन, EU, ठीक है ना, EU, यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन क्या है? ये भी एक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ट्रेड को मेंटेन करता है, ठीक है। तो यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है, दोस्तों वो है बेल्जियम में, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां है? बेल्जियम में है। अब यहां पे इसका जो मेन फंक्शंस आ जाते हैं वो है दोस्तों कि जो भी यूरोप में जो मार्केट्स होते हैं, ठीक है ना, यूरोपियन मार्केट्स जो होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं, इंटीग्रेटेड मार्केट तैयार करते हैं, यानी कि मिलजुल के सब एक साथ काम करे वो तैयार करते हैं। साथ ही में गुड्स जो भी आ रहे हैं, यानी कि जो भी सामान आ रहे हैं, प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसका फ्री फ्लो एकदम अच्छे से बना रहे हैं, मतलब आसानी से माल आए उस कंट्री में, आसानी से माल जाए उस कंट्री में। तो इस प्रकार से जो भी सर्विसेज होती हैं या फिर जो भी गुड्स आ रहे हैं, जो भी पैसे आ रहे हैं, ये यूरोप में, यूरोपियन कंट्रीज में मेंटेन करने का काम किसका है? EU का, यानी यूरोपियन यूनियन का है। यूरोपियन कंट्रीज बहुत बड़े कंट्रीज से इसमें सब आ जाते हैं, आपके इंग्लैंड आ जाता है, जर्मनी, ऐसे फ्रांस वगैरह जो है वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? दूसरा यहां पे क्या करते हैं कि जैसे कि आपको पता है कि इनमें जो यूरोपियन कंट्रीज होती है ना, इसमें जो करेंसी चल रही है वो रुपीज नहीं चलती है, जैसे हमारे देश में रुपया चलता है, रुपीज, वैसे इनमें यूरो चलता है। इस देश में क्या चलता है? यूरो। करेंसीज जो होता है ना, यूरोस चलता है। तो यूरोस में उसका लेन देन कैसे करना है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेंटेन करता है। साथ ही में जो है ना, ये हर चीज जो भी ट्रेड रिलेटेड होता है इसको मेंटेन करने का काम करता है EU, दैट इज यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अब तीसरा जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे जो कि आ जाता है दोस्तों, OPEC। क्या है ये OPEC? इसका फुल फॉर्म बताऊंगा मैं। OPEC इज नथिंग बट, फुल फॉर्म है इसका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। देखो बहुत बड़ा नाम है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है। क्या है ये? OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मतलब कुछ कंट्रीज ऐसी होती है जो पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती है, जैसे मैंने आप कल के लेक्चर में बताया था ना, बहुत सारे लोग बाहर अपना पेट्रोल, डीजल, ये सब पेट्रोलियम जो चीजें होती है, क्रूड ऑयल बेचते हैं, जैसे गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, इस प्रकार की कंट्रीज जो होती है ना। तो इसका जो बेसिक हेडक्वार्टर है वो है ऑस्ट्रिया। हेडक्वार्टर क्या है? ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया, ये अलग कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ठीक है ना, वो क्रिकेट वाली कंट्री है, वो अलग है, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया हो गई। तो इसका काम क्या है? इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है क्रूड ऑयल रिलेटेड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी क्रूड ऑयल का लेन देन होता है, हमको तेल दे दे भाई, ये तेल दे दे भाई, बोलते हैं ना, इंडिया वाले भी मांगते हैं, बाकी देश से, हर देश मांगता है पहली बात तो, क्योंकि इन कंट्रीज के पास बहुत तेल है, अभी खत्म होने वाला, अलग बात है, ठीक है। तो जो भी इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है रिलेटेड टू क्रूड ऑयल, ये मैनेज करेगा। साथ ही में जो भी क्रूड ऑयल के रेट्स होंगे वो सभी चीज भी ये OPEC, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो कंट्रीज है, यही ऑर्गेनाइजेशन रेट डिसाइड करता है और रेट को मेंटेन करता है। एंड साथ ही में जो भी ऑयल के रिलेटेड जो भी काम होती है, जो भी ट्रेडिंग होती है, वो सब यही सब ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। क्लियर है? ओके, उम्मीद करता हूं ये 3 आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं चौथा, जो कि है सार्क, ठीक है। सार्क आपने नाम सुना होगा, ठीक है। सार्क, शार्क, हाँ मछली नहीं है, सार्क अलग है, वो शार्क होती है, ये सार्क है, ठीक है। तो सार्क इज नथिंग बट, क्या है सार्क? सॉरी, इसका मैंने फुल फॉर्म गलत लिख दिया, SAARC, सार्क, ठीक है। अब ये सार्क है क्या, ठीक है, दैट इज, इसका एक फुल फॉर्म होता है, क्या होता है दोस्तों? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। यहां पे मैं बहुत बड़ा हो जाता है तो लिख नहीं रहा हूं मैं, अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, बहुत सिंपल है। इसका क्या है? दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन करके है। और ये क्या करता है? इसका जो हेडक्वार्टर है ना, नेपाल में, काठमांडू, ठीक है। नेपाल काठमांडू आपको पता ही है, बाजू वाला देश, अपना करीबी देश, तो नेपाल में है। और इसका बेसिकली मेन फंक्शन यही है कि जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं इसका सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन निकालना, वो इस चीज का काम है। और खासकर कहां पे निकालते हैं? ये साउथ एशियन कंट्रीज में निकालते हैं, इसीलिए इसके नाम में आप देखोगे तो साउथ एशियन एसोसिएशन है ना। तो साउथ एशिया जो भी कंट्रीज होती है, साउथ एशिया में कौन कौन आता है? हम जैसे लोग, यानी इंडिया, चाइना, क्या बोलते हैं, नेपाल,
इस प्रकार की जो चीजें हैं, श्रीलंका, ये जो कंट्रीज है ना इसमें आ जाती है। तो इसमें ना जो मैनेजमेंट का काम होता है ट्रेडिंग रिलेटेड, वो ये चीज करते हैं, ठीक है ना। साउथ एशिया में जो भी ट्रेड के लिए कुछ प्रॉब्लम आ गया, कोई कहां पे माल अटक गया, कुछ भी हो गया, ये सब चीज देखने का काम कौन करता है, सार्क करता है। क्लियर है, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आसियान, ठीक है, ASEAN, आसियान बोलते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म अगर मैं बात करूं यहां पे, जो कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जैसे ये क्या था, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन था, वैसे ये क्या है, ये है दोस्तों एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट। ये सिर्फ साउथ एशियन था, ये साउथ ईस्ट एशियन है, समझ में आ रहा है। साउथ और ईस्ट की तरफ जो कंट्रीज है उनकी बात हो रही है यहां पे, तो एशियन कंट्रीज है। और इसमें जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो है इंडोनेशिया। आप जानते हो कंट्री है इंडोनेशिया, बहुत ही खूबसूरत कंट्री, ठीक है, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया ये कंट्री में क्या होता है, एशियान का हेडक्वार्टर बनाया गया है। और ये क्या डिसाइड करते हैं, सोशल एंड कल्चरल जो चीजें होती है रिगार्डिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द साउथ ईस्ट कंट्रीज, ठीक है ना। यहां पे जैसे साउथ एशिया है ना, वैसे ये सिर्फ और सिर्फ साउथ ईस्ट वाले जो कंट्रीज होते हैं। साउथ ईस्ट में कौन चला गया, जैसे कि आपको पता है इंडोनेशिया है, वहां पे फिर भूटान है, म्यांमार है, ऐसे इस प्रकार के कई सारे देश है ना साउथ ईस्ट की तरफ। आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो उन कंट्रीज को मैनेज करने का, उन कंट्रीज में ट्रेड मेंटेन करने का काम ये करते हैं। और साथ ही में रीजनल पीस, यानी कि यार शांति का माहौल रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो, ट्रेड वगैरह मेंटेन रहे, इस प्रकार से चीजें वहां पे होती है, ठीक है, क्लियर है। अब एक और ऑर्गेनाइजेशन है, 6 नंबर पे रख रहा हूं मैं, एक और ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है दोस्तों अपेक। अपेक क्या होता है, APEC, अपेक। तो अपेक का मतलब ये होता है दोस्तों एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। लिखते जाओ, मैं आपको पूरा लिखा नहीं रहा हूं, बहुत बड़े बड़े नाम हो जाएंगे इसके लिए, तो आप लिख लो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, पहले तो इसका हेडक्वार्टर लिख दो। इसका हेडक्वार्टर है एक बहुत ही सुंदर कंट्री, बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री, जिसका नाम है दोस्तों, मेरा फेवरेट है, सिंगापुर। कभी मौका मिले तो जरूर जाऊंगा, मूवीज वगैरह में देखा है, कितनी मस्त मस्त सुंदर सुंदर बिल्डिंग है, ठीक है ना। मैंने एक मूवी देखी थी, उसमें सिंगापुर का सीन बहुत अच्छा लगा यार, मौका मिलेगा तो जरूर जाऊंगा सिंगापुर। तो एपेक जो है इसका हेडक्वार्टर कौन है, सिंगापुर है। और ये बेसिकली क्या करता है, ये जो ट्रेड और इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हो रहे हैं ना एशिया पैसिफिक रीजन में, आपको पता है कि हमारा जो एशिया जो है, इंडिया के नीचे आप देखोगे तो इस साइड से आप देखोगे ना साउथ ईस्ट की तरफ, तो पैसिफिक ओशियन है। तो जितने भी एशियन पैसिफिक रीजन में जो कंट्रीज आ जाती है, उसमें जो ट्रेडिंग करने का जिम्मेदारी है ये कौन मेंटेन करेगा, एपेक करेगा, जो कि हेडक्वार्टर किसके अंडर में आ जाता है, सिंगापुर में आ जाता है। साथ ही में ये क्या करता है, रीजनल और टेक्निकल कॉर्पोरेशन, जितने भी मेंबर्स होंगे, जितने भी कंट्रीज के मेंबर्स होंगे, उसमें वो मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है, पैसिफिक रीजन में। किसमें करते हैं, पैसिफिक रीजन में करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, एपेक, दैट इज एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। और एक और है लास्ट, ये भी डिस्कस कर लेते हैं, बहुत मजेदार चीज है, और इसका जो नाम है दोस्तों वो है ब्रिक्स। ये आपने सुना भी होगा, ब्रिक्स बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसका फुल फॉर्म में लिख रहा हूं, BRICS, सॉरी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। तो ब्रिक्स एक्चुअली ये देशों से बना है। कौन कौन से देश है इसमें मैं लिख देता हूं, देखो, B फॉर ब्राजील, ठीक है, R फॉर रशिया, ठीक है, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, एंड लास्ट में S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 कंट्री मिला के उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम है ब्रिक्स, BRICS। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ये कंट्रीज ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रखा गया है चाइना में, सांघाई में। हेडक्वार्टर किधर है, चाइना में, शांघाई करके एक जगह है, सिटी का नाम है, शहर का नाम है चाइना में सांघाई, वहां पे बनाया गया। और इसका मेन काम यह है, ये फंड्स अवेलेबल करने का काम करता है, ताकि जो इकोनॉमी होगी देश की वो बढ़ते रहे। क्या करता है ये, फंड्स इकट्ठा करता है, फंड्स मैनेज करने का काम करता है, ठीक है। साथ ही में ये म्यूचुअल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की, एक देश में दूसरे देश में कैसे इकोनॉमी मेंटेन रहे, एक दूसरे को हम हेल्प करते रहे, एक दूसरे से व्यापार करते रहे, ट्रेड करते रहे, जिससे हमारी इकोनॉमी जो है मेंटेन होती रहेगी इन देशों के अंदर। वो चीज का जिम्मेदारी कौन उठाता है, ब्रिक्स उठाता है। और इसका सम्मेलन भी होता रहता है, ब्रिक्स सम्मेलन, नाम सुना होगा ना, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े हमारे मेंबर IAS ऑफिसर्स वगैरह जाते हैं मीटिंग करने के लिए, ठीक है, क्लियर है। और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जो होती है ना, इकोनॉमिक स्ट्रेंथन, उसको मजबूती प्रदान करना, स्ट्रेंथन करना, ये भी इन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बस यही था दोस्तों आज का हमारा लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया सबसे पहले कि ट्रेड को बैलेंस कैसे करते हैं, बैलेंसिंग ऑफ ट्रेड क्या होता है। उसके बाद हमने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस देखे, किसके हेडक्वार्टर कौन है, क्या काम करते हैं, और ये हमने अलग अलग चीजें हमने डिस्कस कर ली। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं, लेकिन एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर के अंदर, जो कि हम लोग अगले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस कर लेंगे। तो आप लोग बने रहना, हमारे साथ प्यार दिखाते रहना, बाकी चीजें आपको मिलती रहेगी, ठीक है।
और पहले के जितने भी चैप्टर्स हमने अपलोड किए हुए अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो पढ़ाई करते रहो, हर चीज प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर डायरेक्ट सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जितना हो सके उतना शेयर करो एंड उनको बताओ यार कितना बेहतरीन वीडियो था, जिसमें आपको यार इंफॉर्मेशन मिला है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये आपको पता होना चाहिए, एज ए आप जितने बड़े लेवल पे जाओगे ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। तो प्लीज शेयर टू द मैक्सिमम पीपल। फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में दोस्तों एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।